हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अध्याय 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है जहां विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है, जैसे में पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। भारत का वर्तमान भौतिक स्वरूप तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं और इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियां जैसे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देश के लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत, 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियां, 27.7% पर पठार और 43.2% क्षेत्रफल पर मैदानी भागों का विस्तार है। भारत की मुख्य भूमि के उत्तर में हिमाच्छादित शिखरों, हिमानियों, गहरे खंडों और विस्तृत घाटियों से लेकर मध्य में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान हैं। पश्चिम में मरुस्थल व दक्षिण में पठारी भाग तथा तटीय मैदान इसकी प्रमुख भू आकृतियां हैं। याद रखिएगा, भारत की भू आकृतिक उप इकाइयां। देखिए, हिमालय पर्वत, इसकी 3 उप इकाइयां हैं: पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। विशाल मैदान के 4 हैं: उत्तरी मैदान, पूर्वी मैदान, असम का मैदान, थार मरुस्थल। मध्यवर्ती उच्च भूमि के 2 उप इकाइयां हैं: उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि, दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, पूर्वी पठार, पश्चिमी पहाड़ियां, पूर्वी पहाड़ियां। और तटीय मैदान के 2 उप इकाइयां हैं: पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। द्वीप समूह के 2 उप इकाइयां हैं: लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, तो लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, ये रहा आपका पश्चिमी हिमालय, ये उत्तरी मैदान, ये पूर्वी मैदान, ये असम का मैदान, ये पूर्वी हिमालय, ये उत्तर पूर्व पर्वत श्रेणियां, ये पूर्वी पठार, ये थार मरुस्थल, ये है उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि, ये दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि, ये ऊपरी दक्कन। आगे बढ़ते हैं। इधर जो है आपका दक्षिणी दक्कन, ये पूर्वी पहाड़ियां, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी पहाड़ियां, पश्चिमी तटीय मैदान। लोकेशन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेक्स्ट जो है भारत का जो भौतिक स्वरूप है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप मैप उठाइए और इंडिकेट कीजिए कौन से श्रेणी, कौन से पर्वत, कौन से पठार कहां पर हैं। इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको बताना है केटू कहां पर है। केटू यानी गाडविन आष्ठी, इसकी जो ऊंचाई है कितना है, तो 8611 मीटर। याद रखिएगा, ये रहा आपका केटू। ये है पामीर का पठार, ये है हिंदुकुश श्रेणियां, ये आपका कुनलुल श्रेणी है, ये काराकोरम है। इसके बाद काराकोरम जो है, काराकोरम के बाद देखिए लद्दाख श्रेणी, इसके बाद जास्कर श्रेणी आता है, इसके बाद पीर पंजाल। याद रखिए, क्रम इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए, ये जो है आपका नंगा पर्वत है, इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। ठीक है, और देखिए ये आपका ब्यास है, ये धौलाधर है, ये शिवालिक है। ठीक है, यहां पे देखिए ये कैलाश श्रेणी है। ठीक है, और देखिए इधर देख लेते हैं। आप इधर आइएगा तो देखिए सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, 5 नदियां हैं। इसको क्रम देख लीजिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और देखिए इधर जो है आपका धौलागिरी है, इसके बाद अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है। और ये सांगपो नदी जो है तिब्बत में बहता है। यहां पे देखिए दफला पहाड़ियां हैं और यहां पे है नामचा बारवा। कमेंट करके बताइएगा नामचा बारवा का लोकेशन कहां पर है। और इसके बाद देखिए गारो खासी जयंतिया, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ियां भी हैं और यहाँ के जनजातियों का नाम भी है। तो बताइएगा ये किस राज्य में मतलब कि मिलते हैं। इसके बाद पटकाई बुम है इधर, ये नगा पहाड़ियां हैं, ये लुसाई पहाड़ियां हैं, ये आरकान योमा है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहां पर देखिए उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है, यहाँ पे गंगा नदी है, ये घाघरा है, गंडक है। ठीक है, ये यमुना नदी है इधर। और देखिए ये राजमहल पहाड़ी है, ये राजमहल है। ये छोटा नागपुर का पठार है, ये मलयगिरी है, ये उत्कल का मैदान है। ये जो है आपका महेंद्रगिरी है, ये महानदी है।
ठीक है। और देखिए ये अरावली श्रेणी है, ये मध्य भारत का पठार है, ये चंबल है, बेतवा है, ये कैमूर है, और ये जो है आपका बुंदेलखंड है, ये मैकाल है, ये महादेव श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है, और ये देखिए ये है विंध्याचल श्रेणी, और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच नर्मदा नदी निकलती है, और ये तापी है। ये सतमाला श्रेणी है ये वाला, ठीक है, सतमाला। ये जो है आपका हरिश्चंद्र पहाड़ी है, यहाँ पे जो है कलसुबाई है। इसके बाद देखिए ये अजंता श्रेणी है, महाराष्ट्र का पठार है, ये दक्षिण भारत का पठार है, ये तेलंगाना का पठार है, इसे ये उत्तरी सरकार है। ये अरोया कुंडा है, ये जो है आपका नलामला हिल्स है ये वाला, ये जो है आपका जवादी है। ये तमिलनाडु का मैदान है ये वाला, ये यहाँ पे जो है सेवराय है, ये यहाँ पे जो है अनाईमुडी है, यहीं पे पालघाट भी है। ये नीलगिरी पहाड़ियां हैं, ये मालाबार तट है, ये जो है आपका महाबलेश्वर है, और ये कोंकण तट है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नीचे में आइए, यहाँ पे जो है आपका कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ी है ये वाला, और ये जो है भारत का दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, और अनाईमुडी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद रखिएगा। ये कोरोमंडल तट है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में याद रखिएगा सैंडल पीक की जो ऊंचाई है 732 मीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीचे में हिंद महासागर है। देखिए इसके बाद देखिए समुद्र सतह के बारे में भी यहाँ पे जो है बताया गया है, अच्छे से बताया गया है। तो देखिए सिंधु गंगा का मैदान, शिवालिक या बाह्य हिमालय, इसके बाद मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, लद्दाख श्रेणी, ब्रह्मपुत्र श्रेणी, कैलाश श्रेणी, तिब्बत का पठार, और क्यूनलुन की ढाल, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। देखिए भारत के मुख्य भू आकृतिक प्रदेश जो है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर उत्तर पर्वतीय श्रृंखला, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह में जो है इसको विभाजित किया गया है, तो देख लीजिएगा। उत्तरी पर्वत श्रृंखला, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह पर्वतीय भाग जो है महान हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक भाग का निर्माण करता है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगर्भिक रूप से युवा यानी नवीन और बनावट के दृष्टिकोण से वलित तथा विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल के दौरान संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसनती सिद्धांत, जो कोबर का भूसनती सिद्धांत जो है और अमेरिकी भूवैज्ञानिक हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है, तो याद रखिएगा। देखिए हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल के दौरान संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसनती सिद्धांत और अमेरिकी भूवैज्ञानिक हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है सबसे ज्यादा मान्य है। कोबर ने भूसनतियों को पर्वतों का पालना कहा है। ये लंबे, संकरे और छिछले जलीय भाग हैं। कोबर के भूसनती सिद्धांत के अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर तेथिस भूसनती था, जो उत्तर के अंगारा लैंड भूभाग को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। याद रखिएगा, अंगारा लैंड भूभाग को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। इन दोनों के अवसाद तेथिस भूसनती में जमा होते रहे और इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा। इसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्र भूमियों में दबाव जनित भू संचलन उत्पन्न हुआ, जिनसे क्यूनलुन और हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। याद रखिएगा, हिमालय की सभी श्रृंखलाओं का निर्माण अल्पाइन भूसंचलन के तहत टर्शियरी युग में तेथिस भूसनती में अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। देखिए, हम तेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्म स्थल भी कह सकते हैं। हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित
प्लेट विवर्तन की सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। इसके अनुसार अगर बात करें तो लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुई। यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुई। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गए, जिनसे टेथिस के अवसादों में वलन पड़ने लगा और हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके बाद लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थी। सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसीन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अवसादों के वलन से लघु हिमालय बना। शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसीन कल्प में हुआ। क्वार्टरनरी अर्थात नियोजोइक महाकल्प के प्लेस्टोसीन व हेलोसीन कल्प में भी इसका निर्माण होता रहा। वास्तव में हिमालय अभी भी एक नवीन पर्वत है जिसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। हिमालयी क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालयी नदियों के निरंतर परिवर्तित होते मार्ग, पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झिलिये निक्षेप करेवा हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी होने की ओर संकेत करते हैं। करेवा क्या है? तो जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणियों के पार्श्वों में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झिलिये निक्षेपों को करेवा के नाम से जाना जाता है। कश्मीर घाटी के करेवा निक्षेप में लिग्नाइट प्राप्त होने के संकेत भी मिलते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची पूर्व पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यह विश्व की नवीनतम मुर्दार पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में नंगा पर्वत के निकट और पूर्वी भाग में मिसमी पहाड़ियां या नामचा बारवा के निकट 2 तीखे अक्ष संघीय मोड़ हेयर पिन टर्न की भांति मिलते हैं। ये मोड़ प्रायद्वीपीय पठारी भाग के उत्तर पूर्वी दबाव के कारण निर्मित हुए हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। पश्चिम से पूरब की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती जाती है किंतु ऊंचाई बढ़ती जाती है और ढाल भी तीव्र होता जाता है। पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंज जो है, माउंटेन रेंज, इनके बारे में देख लेते हैं। पर्वत श्रृंखला जब विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार के लंबे और संकरे पर्वतों का विस्तार समानांतर, याद रखिएगा, जब कह रहे कि विभिन्न युगों में, अनेक युगों में भिन्न भिन्न प्रकार के लंबे और संकरे पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप से पाया जाता है तो उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। क्युनलुन, काराकोरम और हिंदू कुश पामीर पठार के अंग हैं। हिमालय का मुख्य अक्ष चापाकार रूप में पश्चिम से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। हिमालय का जो मुख्य अक्ष है, याद रखिएगा, मुख्य अक्ष चापाकार रूप में पश्चिम से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर और औसत जो एवरेज चौड़ाई जो है 150 से 400 किलोमीटर है। ठीक है। हिमानी या हिमनद ग्लेशियर पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ की राशि को हिमानी या हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं, जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय प्रदेश में 3500 मीटर और पूर्वी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। अधिकांश हिमनद 4 से 5 किलोमीटर लंबे तथा देखिए 1.1/2 से 4 किलोमीटर चौड़े हैं। इनकी मोटाई भी अधिक होती है। ये प्रतिदिन 8 से 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक पिघल सकते हैं या फिसल पाते हैं। तो ये प्रतिदिन 8 से 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक जो है फिसल पाते हैं। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति जो है सर्वाधिक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल, याद रखिए, गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो गंगोत्री ग्लेशियर है और ये तेजी से पिघल रहा है। देखिए मिलाप हिमनद जो है, मिलाप हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख हिमनद है।
जिससे शारदा और काली गंगा नदियों का उद्गम होता है। किस किस का? शारदा एवं काली गंगा का उद्गम होता है, याद रखिएगा। देखिए इसके बाद अगर बात करें तो सॉरी, ये रहा, एक बार देख लेते हैं। हाँ, हिमालय के जो प्रमुख हिमनद हैं, हिमालय के जो प्रमुख हिमनद हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सियाचिन कहां पर अवस्थित है? सियाचिन हिमनद काराकोरम में, लंबाई 76 किलोमीटर। बाल्टोरा, बाल्टोरा जो है ये काराकोरम में ही है, इसकी लंबाई जो है 58 किलोमीटर। हिस्पार ये भी काराकोरम में है, 61 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बियाफो काराकोरम में ही है, 59 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बातुरा ये भी काराकोरम में है, ठीक है। चोगोलुंगमा ये भी काराकोरम में है। खुर्दोला ये भी काराकोरम में है। कुनयांग ये भी काराकोरम में है। रीमो ये कश्मीर में है और पुनमाह ये भी कश्मीर में है। गंगोत्री कुमायूं में है। केदारनाथ उत्तराखंड में। जेमू सिक्किम और नेपाल, याद रखिएगा। मिलाम कुमायूं में। कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम में। लोकेशन इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। देखिए यहां पे जो है देखिए हिमालय के प्रमुख हिमनद जो है इसको लोकेट किया गया है, जैसे बियाफो, आप बियाफो को देख सकते हैं। ये रहा गार्डविन आस्टीन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये रहा सियाचिन ग्लेशियर, ये है सालतोरो कांगड़ी, ये लद्दाख, भारत का सबसे ठंडा स्थल द्रास लद्दाख में ही स्थित है, याद रखिएगा। और ये है खारदोपिन, ये है बातुरा, ये है हिस्पार, ये है चोंगोलुंगमा, यह है बाल्तोरा ग्लेशियर ये वाला, और ये कुनकुन, ठीक है। और ये जोजिला दर्रा, ये श्रीनगर है, ये लेह है, ये लद्दाख है। आगे बढ़ते हैं, इधर जम्मू है ये वाला। देखिए ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा नदी का ये उद्गम स्रोत है, ये शिमला है। यहाँ पे चोराबाड़ी ग्लेशियर है और यहाँ पे जो है कामेत है। ये रहा आपका मिलाम, और यहाँ पे जो है नंदा देवी है, और ये जो है आपका पिंडारी है, ये नैनीताल है, ये देहरादून है, ठीक है। तो याद रखिएगा हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानी स्थित है। हिमानियां जो हैं कई छोटे बड़े जो हैं यहाँ पे हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं, और इनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो और बातुरा प्रमुख हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर के पिघलने से एक झील का निर्माण हो गया है, जिसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर, माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है, ऊंचाई 8848.86 मीटर है। काराकोरम K2 यानी गार्डविन आस्टीन, ये भारत में है, ऊंचाई क्या है? तो इस ऊंचे शिखर की जो ऊंचाई है 8611 मीटर। इसके बाद कंचनजंगा, लोकेशन याद रखिएगा, जिस देश में ये पड़ता है, जो शिखर जिस देश में है उसका नाम याद रखिएगा। जैसे कंचनजंगा बहुत बार पूछा गया है, K2 भी पूछा गया, माउंट एवरेस्ट भी पूछा गया है। तो कंचनजंगा जो है ये नेपाल में है, और इसके शिखर की जो ऊंचाई है वो कितना है? तो 8598 मीटर। मकालू ये भी नेपाल में है, और इसके शिखर की ऊंचाई 8481 मीटर है। धौलागिरी जो है ये भी नेपाल में, इसके शिखर की ऊंचाई 8172 मीटर। नंगा पर्वत ये भारत में है, और इसके शिखर की ऊंचाई 8126 मीटर। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा बताइए। तो देखिए अन्नपूर्णा जो है ये नेपाल में है, और इसके शिखर की ऊंचाई 8078 मीटर। नंदा देवी ये भारत में है, इसके जो शिखर है इसकी ऊंचाई 7817 मीटर। कामेत ये भी भारत में है, और इसके शिखर की ऊंचाई 7756 मीटर। नामचा बारवा ये चीन में है, और इसके शिखर की ऊंचाई 7756 मीटर। गुरुला मंधाता ये तिब्बत में है, और इसके शिखर की ऊंचाई 7728 मीटर है। देखिए हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग, वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर जो क्रम है, मतलब इसको जो वर्गीकृत किया गया है, तो पहला है ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र, बृहद हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो याद रखिएगा
ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय श्रेणी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय श्रेणी महान हिमालय का उत्तरी भाग है। इस श्रेणी का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है, जहां टर्शियरी यानी तृतीयक युग, टर्शियरी से लेकर तृतीयक युग से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की शैलें पाई जाती है। यह श्रेणी सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांगपो जैसे पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है। तो ट्रांस हिमालय श्रेणी महान हिमालय का उत्तरी भाग है। इस श्रेणी का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है, जहां टर्शियरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की शैलें पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं। यह श्रेणी सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांगपो जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देती है। यह उत्तर में ट्रांस हिमालय से इंडो सांको सस्चर जोन यानी ITSZ या हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है। तो याद रखिए, उत्तर में ट्रांस हिमालय से महान हिमालय से इंडो सांको सस्चर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इस श्रेणी में भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू या गार्डविन आस्टीन स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। गार्डविन आस्टीन पर्वत, जो गार्डविन आस्टीन पर्वत है, इसको गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, भारतीय भूभाग में काराकोरम श्रेणी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। सियाचिन, जिसकी कह सकते हैं सियाचिन, इसका सियाचिन का जो एरिया है 76 किलोमीटर है। बियाफो 59 किलोमीटर, बाल्तोरा 58, हिस्पार 61, ये चारों काराकोरम श्रेणी के सबसे बड़े ग्लेशियर हैं। तो काराकोरम श्रेणी के जो सबसे बड़े ग्लेशियर हैं वो चार हैं। कौन कौन? सियाचिन, बियाफो, बाल्तोरा और हिस्पार। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली जो चोटी है, नाम है राकापोसी, जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी पश्चिम में पामीर की पठार से मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है। इस श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और इसकी सहायक श्योक नदी के मध्य विभाजक का कार्य करती है। याद रखिएगा, सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य बहती है, जो बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत के सबसे गहरे गॉर्ज, कितना गहराई कितना है? 5200 मीटर, इसका निर्माण करती है। भारत का सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा। देखिए, घाटी जो है, वैली जो है, सबसे पहले की जो वैली है, देखिए, दो पहाड़ों के बीच के समतल मैदान को वैली कहते हैं, घाटी कहते हैं। दो या दो से अधिक भी हो सकता है। दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच के समतल मैदान को, पहाड़ों के बीच के जो है समतल मैदान को जो है क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं। भूगोल में नदियों के उपजाऊ मैदान को उस नदी की घाटी कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच के समतल मैदान को घाटी कहते हैं। भूगोल में नदियों के उपजाऊ मैदान को भी उस नदी की घाटी कहते हैं। तो भारत की जो प्रमुख घाटियां हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है चुंबी घाटी। चुंबी प्रमुख पर्यटक स्थल इसी घाटी में अवस्थित है। नाथुला दर्रा और जिलेपला दर्रा इसी घाटी में है। चुंबी घाटी में कौन कौन से दर्रा हैं? तो नाथुला और जिलेपला, याद रखिएगा। कांगड़ा घाटी, प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल धर्मशाला इसी घाटी में अवस्थित है। मालना घाटी, यह हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। स्पीति घाटी, बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ इसी घाटी में अवस्थित है। पांगी घाटी, पांगला और भोटिया जनजातियों का यह जो है आवास क्षेत्र है। इसके बाद कुल्लू घाटी, यह धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, जिसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। इसके बाद है सांगला घाटी। देखिए, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों से घिरी हुई है। इसके बाद है पार्वती घाटी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित यह घाटी हिंदू सिख तीर्थ यात्रियों के मानकीकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है।
गर्म जल के स्रोत होने के कारण यहां अनुसंधान के लिए भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की भी स्थापना की गई है। इसके बाद है किन्नौर घाटी। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो तिब्बत की सीमा के समीप है। यह हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान करता है। चिटकुल। मरखा घाटी लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर की यह प्रसिद्ध घाटी है। जुकू घाटी यह नागालैंड में कोहिमा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। युथांग घाटी यह सिक्किम राज्य में गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है शांत घाटी, साइलेंट वैली। यह केरल राज्य के पलक्कड़ यानी पाल घाट जिले में पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, एक दो बार आप रिवीजन खुद से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसके बाद है बृहत, मुख्य, महान, आंतरिक, हिमाद्री हिमालय, ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज यह हिमालय की सर्वाधिक सतत और ऊंची श्रृंखला है। इसमें 6100 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। इसकी चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर तक है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, जो मुख्यतः रवेदार आग्नेय अथवा कयांत्रित शिलाओं यानी ग्रेनाइट शिस्ट नीच से निर्मित है। यह श्रृंखला सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा इसमें से बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। बृहत हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, सिंधु नदी के गौड़ से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। इस श्रेणी का ढाल उत्तर की ओर यानी सिंधु सांगपो नदी की ओर मंद है, किंतु दक्षिण की ओर तीव्र है। उत्तर में यह सिंधु सांगपो भ्रंश के द्वारा पार या ट्रांस हिमालय से अलग होता है। विश्व के प्राय सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में स्थित हैं। इनमें एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत व नामचा बारवा आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सर्वोच्च चोटी, याद रखिएगा, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट इस श्रेणी में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 8848.86 मीटर। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है निम्न, लघु, मध्यम हिमालय, मिडिल हिमालयाज। निम्न, लघु, मध्यम हिमाचल हिमालय। बृहत हिमालय, लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट, याद रखिएगा। किससे? तो बृहत हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। यह महान हिमालय के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर और ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर है। ठीक है, यह हिमालय की सबसे कटी छठी पर्वत श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित परिवर्तित सैलो से जो है हुआ है, परिवर्तित सैलो से, याद रखिएगा। देखिए यहां की ज्यादातर चोटियां 5000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं तथा नदियां 1000 मीटर तक गहरे गॉर्ज यानी महाखंड से होकर बहती है। शीत ऋतु में इस क्षेत्र में 3 से 4 महीनों तक बर्फ गिरती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक होता है। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा एवं महाभारत इस भाग की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। कश्मीर में स्थित पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दो प्रमुख दरें बुर्जिल और बनिहाल दरें हैं। जम्मू श्रीनगर मार्ग जो है जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। तो जम्मू श्रीनगर मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है, याद रखिएगा। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। साथ ही इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है तथा शिवालिक हिमालय दक्षिण में हिमालय अग्रभंश के द्वारा मैदान से, गंगा के मैदान से अलग होता है, याद रखिएगा। बाह्य शिवालिक
निम्न या उप हिमालय, आउटर हिमालयाज, हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणी या निचली श्रृंखला को जो है शिवालिक हिमालय कहा जाता है, जो हिमालय के सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, ऊंचाई 600 से 1500 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों के द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से बनी है, जिसकी घाटियां, याद रखिएगा, जिसकी घाटियां देखिए बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश इस श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक श्रेणी के उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक लंबवत घाटियां तथा कोणधारी वन एवं छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून के नाम से, पूर्व में द्वार और उत्तराखंड में बोग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध दून कौन कौन से हैं? देहरादून है, कोटली दून है और पाटली दून है। और प्रसिद्ध द्वार कौन सा है? तो हरिद्वार। खेती की अच्छी संभावना के कारण इन घाटियों के समीप लोगों का सघन बसाव है। शिवालिक हिमालय के निचले भाग को तराई कहते हैं। यह दलदली और वनाच्छादित प्रदेश है, याद रखिएगा। इसके बाद है कश्मीर हिमालय। सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो 560 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यहां हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है। हिमालय की चौड़ाई यहां पे सबसे ज्यादा है, जो 250 से 400 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में विस्तृत है। यह कश्मीर व हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला है। इसके अंतर्गत जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियां सम्मिलित है। शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है, याद रखिएगा। तो यह कश्मीर व हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला है। इसके अंतर्गत जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियां सम्मिलित है। शिमला धौलाधर श्रेणी में स्थित है। दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण हिमालय बाल्टोरो और सियाचिन इसी प्रदेश में स्थित है। मीठे पानी की महत्वपूर्ण झीलें जैसे डल और बुलर तथा खारे पानी की झीलें पगोंग तसो और तसो मोरारी झीलें इसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कश्मीर हिमालय करेवा झीलीय निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, जहां जफरान की खेती होती है। हिमालय का जो है वर्गीकरण किया गया है, तो आप जो है एक बार देख लीजिए। देखिए, हिमालय का जो वर्गीकरण है, पंजाब हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है, नेपाल हिमालय है और असम हिमालय है। ये जो है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये तीस्ता है, ये घाघरा है, ठीक है, ये गंगा नदी है और ये यमुना नदी है, ये सतलज है और ये सिंधु नदी है। देखिए, कुमाऊं हिमालय, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह सतलज नदी तथा काली नदी के मध्य 320 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। यह उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। ऊंचाई कितना है? 7817 मीटर। इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं हिमालय पंजाब हिमालय की अपेक्षा जो है अधिक ऊंचा है। कुमाऊं हिमालय जो है पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत आदि यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं। गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थान गंगोत्री और यमुनोत्री यहीं स्थित है। इसी क्षेत्र में नैनीताल यानी उत्तराखंड के निकट नैनीताल, भूमिताल तथा 7 ताल झीलें स्थित हैं। माना और नीति दरे भी इसी क्षेत्र में स्थित है। नेपाल हिमालय, यह काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जो कुमाऊं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। यह हिमालय की चौड़ाई जो है अत्यंत कम है, याद रखिएगा, और इसका क्षेत्रफल लगभग 1,16,800 वर्ग किलोमीटर है। इसी श्रेणी को सिक्किम में सिक्किम हिमालय, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय और भूटान में भूटान हिमालय कहते हैं। इसकी कह सकते हैं कि जो इनकी औसत ऊंचाई है 6,250 मीटर है। इस भाग में भारत की सबसे ऊंची चोटियां अन्नपूर्णा, धौलागिरी, गोसाईथान, कंचनजंगा, चोयू, मकालू और एवरेस्ट स्थित है। असम हिमालय, यह तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 750 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, जो नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम ऊंचा है। यह सिक्किम, असम व अरुणाचल प्रदेश राज्यों और भूटान देश में विस्तृत है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जोमो लहारी
काबस, जांग सांगला, पोहनी, नामचा बारवा आदि यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं, जबकि दिवांग, दिहांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र आदि प्रमुख नदियां हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा है, जो अरुणाचल प्रदेश तिब्बत की सीमा पर स्थित है। जिलेपला, बुमला, सेला, तेगा, यांगया, कारपोला आदि इसी क्षेत्र में स्थित प्रमुख दरें हैं। प्रायद्वीपीय पठार, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला भूभाग है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय भूखंड को प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग है। आर्कियन से लेकर ऊपरी कार्बोनिफेरस, याद रखिए, आर्कियन से लेकर ऊपरी कार्बोनिफेरस युग तक की जटिल शैलों से निर्मित है। इसके मध्य धरवाड़ स्थलाकृति चक्र में प्रारंभिक पर्वतों का निर्माण हुआ है। अतः प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पैलोजोइक कल्प से संबंधित है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। दक्षिण भारत का पठार, यह प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से अनियमित त्रिभुजाकार है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण में संकीर्ण है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर, पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियां हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 500 से 750 मीटर तक है। इस पठार की उत्तरी सीमा पर अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित हैं। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 1600 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम विस्तार 1400 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके बाद है अरावली श्रेणियां। अरावली की पहाड़ियां जो है प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। अरावली की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम में पालनपुर यानी गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, फैला हुआ है। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियां कहते हैं और अरावली की औसत ऊंचाई 300 से 920 मीटर तक है, किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इनकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर ऊंची है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रायद्वीपीय जो पठार है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है अरावली श्रेणी, ये मध्यवर्ती उच्च भूमि, ये है मालवा का पठार, ये विंध्य श्रेणी, ये सतपुरा श्रेणी, ये महादेव पहाड़ियां हैं, ये छोटा नागपुर पठार है, ये मेघालय का पठार है, ये दक्कन का पठार है, ये पश्चिमी घाटी है, ये पूर्वी घाटी है। ठीक है, इस श्रेणी का निर्माण जो है 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली के पश्चिम की ओर माही और लूनी नदियां निकलती हैं। लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। देखिए, ऐसी नदियां जो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, ऐसी नदियां जो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है तथा वर्षा पर निर्भर होती है और इनका प्रवाह बहुत कम समय के लिए होता है, यह धरातल पर ही लुप्त हो जाती हैं, अल्पकालिक नदियां कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद है विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी जो है, यह श्रेणी नर्मदा सोनभ्रंश के उत्तर में उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। यह अत्यधिक पुरानी और घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। यह मालवा पठार के उत्तर यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। इसकी औसत ऊंचाई 450 से 600 मीटर है। यह पश्चिम से पूरब की ओर भारनेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक लगभग 1200 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसके बाद है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है। याद रखिएगा, सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है, जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके दोनों ओर नर्मदा और ताप्ती की भूभ्रंश घाटियां हैं। संरचनात्मक दृष्टि से सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा जाता है। पश्चिम से राजपीपला की पहाड़ियां, मध्य में महादेव पर्वत और पूर्व में मैकाल पर्वत। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। याद रखिएगा, धूपगढ़ सतपुड़ा जो सतपुड़ा श्रेणी है, इसकी सर्वोच्च चोटी है जो पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, तो याद रखना है। देखिए, ब्लॉक पर्वत या होस्ट क्या है? ब्लॉक पर्वत या होस्ट वह पर्वत जिनका निर्माण भ्रंशों के बीच स्थल के उत्थान यानी ऊपर उठने
या भ्रंशों के बाहर भूमि के निम्नजन यानी नीचे धंसने के द्वारा होता है, यानी दो समानांतर भ्रंशों के बीच भूखंड के ऊपर उठ जाने से या दो समानांतर भ्रंशों के बाहरी भूखंडों के नीचे धंस जाने से निर्मित उच्च भूमि या पर्वत को ब्लॉक पर्वत या हॉस्ट कहते हैं। इस पर्वत के बीच स्थित निम्न भूमि को ग्राबेन कहते हैं। इसका आकार मेज के समान होता है, जिसके ऊपरी भाग सपाट तथा किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। ऐसे पर्वतों की उत्पत्ति भ्रंशों के कारण होती है, अतः इन्हें भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहा जाता है। जर्मन भाषा में इसे हॉस्ट कहते हैं। विंध्याचल और सतपुरा श्रेणियों के मध्य नर्मदा घाटी स्थित है। इस घाटी में नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में जल विसर्जित करती है। याद रखिएगा, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच भूभाग के नीचे की ओर धंसने से इस घाटी का निर्माण हुआ है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, जो पुरानी शैलों से निर्मित एक ब्लॉक पर्वत है। अमरकंटक कई नदियों का उद्गम स्थल है। अमरकंटक पर्वत के पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सो नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। नर्मदा नदी संपूर्ण पहाड़ी देखिए, याद रखिए, नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्रों का या पठारी क्षेत्र को दो भागों में बांट देती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों ने संकीर्ण कच्छारी मैदान का निर्माण किया है। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। इस पठार के पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियां अत्यधिक कटी छटी हैं। सोन, चंबल और दामोदर नदियां की दिशा जो है स्पष्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर और दक्षिण भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है, जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की दिशा से अस्पष्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ की पहाड़ियों को काटकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां जो है बहती हैं, उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं। इस पठारी भाग में अनेक चौड़ी और छिछली घाटियां और गुंबदाकार पहाड़ियां हैं, जिसके दो मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। ठीक है, तो मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, देखिए इन दोनों के बारे में, यानी यहां से हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है स्टार्ट करेंगे। तो हमें अभी के लिए इजाजत दीजिए। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है कि किस तरह से आपको पीडीएफ को प्राप्त करना है। तो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।